क्या उत्तर प्रदेश की जनता इतनी स्मार्ट हो गई है कि वो पोलराइजेशन में ना करके मुद्दों पर वोट करने लगे? इतनी ज्यादा स्मार्ट हो गई है? सवाल का जवाब बहुत जल्दी आपको मैं नहीं दूंगा, लेकिन वीडियो के एंड तक पहुंचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, बीजेपी हमेशा कह रही थी कि इन दो फेजों में आकर के हमें इस पर बढ़त बनानी है ताकि हम सत्ता में वापसी कर सके। बहुत महत्वपूर्ण था, मैं समझाऊंगा कैसे, लेकिन हर एक वो प्रयास किया गया ओवैसी साहब के द्वारा, योगी जी के और अमित शाह के द्वारा पोलराइज किया जा सके। लेकिन फिलहाल अभी हम जो देख रहे हैं, पोलराइजेशन बिल्कुल एक तरह से नेस्तनाबूद होता दिखाई दे रहा है। आप पहले यह समझ लीजिए कैसे बीजेपी के ये फर्स्ट दो फेजेस थे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे। लेकिन अभी त्वरित जो जानकारी मिल रही है उससे ये है कि हाँ, जो भाजपा के लिए बहुत बड़ी मुसीबत सामने खड़ी होने जा रही है, क्योंकि अगर पिछला इतिहास उठा करके देखेंगे तो पहले 2017 के विधानसभा चुनाव में पहले दो फेजों में भारतीय जनता पार्टी ने 91 सीटों को जीता था। यानी कि उस समय अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने 403 विधानसभा सीटों में से 91 सीट जीती थी। टोटल जीतने वाली सीट उनकी 312 थी, यानी कि एक तिहाई सीट भारतीय जनता पार्टी फेज 1 फेज 2 में जीत गई थी। एक देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक दबाव था कि हमें कैसे ना कैसे करके इस 91 के डिजिट को डिफेंड करना है, थोड़ा बहुत नुकसान झेल सकते हैं। अगर यहां की बढ़त हमने गवा दी तो आगे की जो बचे हुए जो स्टेजेस हैं वहां पर हम इस बढ़त को कायम नहीं रख पाएंगे और पिछड़ते चले जाएंगे और सत्ता में वापसी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ये तो आप समझ के होंगे कि ये क्या हुआ। लेकिन अभी जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये है कि अभी दो फेज की वोटिंग हो चुकी है, अभी आगे भी वोटिंग होगी लगातार। देखिए, 2 चरणों में जिन 20 जिलों में मतदान हुआ है उसमें ज्यादातर जो जिले हैं वो मुस्लिम बाहुल्य के हैं। इन इलाकों में अगर आप समीकरण देखेंगे तो वहां पर जाट और मुसलमान का समीकरण बहुत ज्यादा मजबूत है। किसान आंदोलन की वजह से यह जो समीकरण है एकदम जिताऊ बन जाता है। बीजेपी को पता था कि हमसे तो जो जाट है वो नाराज है, हमारी तरफ तो लाने के बावजूद भी नहीं आ पा रहा है। अगर हम तोड़ पा रहे हैं तो बहुत ही कम, सिंगल डिजिट में भी नहीं तोड़ पा रहे हैं। इससे अच्छा यह है कि एक ध्रुवीकरण किया जाए। वो पूरी कोशिश की गई ताकि ध्रुवीकरण होगा तो कुछ तो वोट छिटकेगा और फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा, जीत में तब्दील नहीं होगी आरएलडी और समाजवादी पार्टी के। लेकिन दोस्त, वो भी सारी जो कोशिशें थी वो एक साइड होती दिखाई दी। देखो, कोशिश बहुत की गई। देखो, योगी साहब ने क्या बोला रविवार, जैसे वोट पढ़ने से पहले साफ तौर पे लिखा उन्होंने, गजवाए हिंद का सपना देखने वाले तालिबानी सोच के मजहबी उन्मादी ये बात गांठ बांध करके रख लें, वो रहें या ना रहें, भारत शरीयत के हिसाब से चलेगा, संविधान के हिसाब से चलेगा, जय श्री राम। और योगी आदित्यनाथ के जितने भी आप इंटरव्यू देखोगे 80 वर्सेस 20, अब ये है क्या, उसको लेके बात चल रही। कुल मिलाकर ध्रुवीकरण की पूरी बात चली थी। अब ओवैसी साहब ने रिप्लाई दिया। अब उनके ट्वीट का रीट्वीट करके रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन हाँ, उस संदर्भ में देखेंगे कि हाँ, उन्होंने जो रिप्लाई दिया है वो योगी आदित्यनाथ के लिए ही रिप्लाई दिया। उन्होंने बोला, अब ओवैसी जो रिप्लाई करते हैं वो ये है कि हिजाब पहनना मुस्लिम महिलाओं का हक है और एक दिन हिजाब पहनने वाली लड़की प्रधानमंत्री बनेगी। अपने आप में ये जो बयान था, एक बार के लिए आप कह सकते हैं कि पोलराइजेशन के लिए बहुत बेहतर मौका था और इससे परफेक्ट बयान हो नहीं सकता था, है ना, योगी के सामने। अब इस पोलराइजेशन को इतनी मजबूती से रखने की कोशिश की गई थी, लेकिन फिर भी पोलराइज नहीं किया जा सका। बीजेपी को उम्मीद थी कि उत्तर प्रदेश में हिजाब का जो मुद्दा है वो गरमाएगा तो शायद इससे फायदा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। ओवैसी के जो फुलाए गुब्बारे की हवा निकलती दिखाई दे रही है। अमित शाह भी अपनी रैलियों में कई बार कह चुके हैं कि कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह ने अपने वोटर्स को अपने साथ जोड़े रखने के लिए सपा की सरकार बनाने की स्थिति में लखनऊ के सचिवालय पर आजम खान के कब्जे का डर दिखाया था। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी फेज 1 फेज 2 में हिंदू मुस्लिम ना होकर के पता नहीं किस पे वोट पड़ा है, वो आगे बात करेंगे। अब जब रिजल्ट निकल के आएगा और बात और पुख्ता से समझ में आएगी, लेकिन फिलहाल तो तात्कालिक जो समझ के अनुसार ही समझाया जा रहा है वो मैं आपको समझा रहा हूं। लेकिन हाँ, मैं आपको बताता हूं कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने पूरी कोशिश की थी कि ये जो मुसलमान को उकसाने की जो बात, ध्रुवीकरण की जो बात करेंगे, इसका काउंटर हम थोड़ा तरीके से करेंगे। और एक मैच्योरिटी मैंने देखी अखिलेश यादव के पॉलिटिक्स को लेकर के, एक छोटी छोटी बातों को मैं देख रहा था, लाइफ में बात करेंगे आएंगे तो अखिलेश यादव ने कैसे मैच्योरिटी के साथ उस मामले को हैंडल किया, मैं आपको समझा देता हूं कि पहले चरण के मतदान से पहले योगी आदित्यनाथ ने कैराना से सपा और आरएलडी के गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं नाहिद हसन को लेकर के गर्मी निकालने और मई जून में यूपी को शिमला बनाने जैसे जब बयान दिए गए थे तो इसका जयंत चौधरी ने जवाब दिया था। क्या जवाब दिया था? हम जाट तो पैदा ही गर्म हुए थे, हमारी गर्मी आप क्या निकालोगे, आप तो ठंड से बचने के लिए कंबल लपेट करके अपने मठ में शरण ले लो। ये जयंत चौधरी के द्वारा कहा गया था। दोस्त, योगी जी करना क्या चाह रहे थे? यहां पर वो ना मुसलमानों को उकसाना चाह रहे थे,
लेकिन मुसलमानों की तरफ फेंका गया तीर जयंत चौधरी और अखिलेश यादव ने अपने ऊपर ले लिया, अपने हिसाब से देख लिया। अब अखिलेश यादव कहते हैं कि देखो वो गर्मी निकालने की बात करते हैं, सत्ता में आएंगे तो वो गर्मी निकालेंगे, लेकिन हम सत्ता में आएंगे तो भर्ती निकालेंगे। देखो ये होता है ट्विस्ट। अब अखिलेश हर रैली में गर्मी निकालने के बदले भर्ती निकालने की बात कर रहे हैं। अब ये मुद्दा बेरोजगार जो नौजवान है, अब वो तो देख के बड़ा खुश प्रसन्न चित्त हो रखा है और अखिलेश यादव बेरोजगार को लुभा रहे हैं। देखो ये एक पॉलिटिकल जो मैच्योरिटी मुझे अखिलेश यादव के अंदर दिखाई थी, वो इन्होंने यहां इन तरह से इनकैश कर ली। गजवाए हिंद होता क्या है और किस पार्टी ने बोला कि गजवाए हिंद बनाने की हम प्रयास कर रहे हैं? देखो दोस्तों, मतलब यह है कि इस्लाम का गजवाए हिंद का मतलब है इस्लाम का विस्तार कर देना। लेकिन मुझे हैरानी ये इस बात की होती है कि उत्तर प्रदेश में या फिर मैं कहूं पूरे देश में अगर आप देखेंगे किसी भी मुस्लिम संगठन की ओर से गजवा-ए हिंद की बात नहीं की गई है। अब समझ में नहीं आता कि योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है वो किन लोगों को संबोधित करने वाला है। चरण में और दूसरे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है वहां के मतदाताओं ने इस बयान को गंभीरता से नहीं लिया, लिहाजा इसका असर चुनाव पर कम देखने को मिल रहा है। अब क्लोजिंग पॉइंट पे आते हैं। कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि जो दूसरे फेज का जो चुनाव हुआ था उसमें सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो असफल हुआ। कुल मिलाकर देखा जाए तो धार्मिक भावनात्मक मुद्दे का असर बेहद कमजोर दिखाई दे रहा है। और अगर भाजपा हारती है तो आप क्या कहेंगे? वोट क्या मुद्दों पर दिया गया है? अगर भाजपा जीतती है तो आप लोग क्या कहेंगे कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद प्लस कानून व्यवस्था की वजह से भारतीय जनता पार्टी जीती है? यह मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर देखो समाजवादी पार्टी जीतती है तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि लोकसभा में वो मोदी को टक्कर देंगे। अब टक्कर नहीं देंगे, उसकी वजह यह है कि देखो अभी जो अखिलेश यादव ने किया है वो तात्कालिक गठबंधन फायदे को देखकर किया गया है। कास्ट बेस्ड तरह का मतलब जातिवाद को लेकर के अखिलेश यादव ने अपना मेन फोकस किया है और हर जाति के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कवायद की है, लेकिन कुछ एक आइडियोलॉजी को लेकर के उन्होंने गठबंधन नहीं किया। पहली बात, 2024 में जब मोदी के सामने वो खड़े होंगे तो मोदी खुद की अपनी एक आइडियोलॉजी, एक हिंदुत्ववादी उनका एक चेहरा भी है ना, वो हिंदू की रक्षा, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो वो एक मुद्दा बहुत बड़ा हो जाता है। और अगर अखिलेश यादव की जातिवाद की जो पॉलिटिक्स देखेंगे तो वो छाते के अंदर एक कह सकते हो डंडी की तरह दिखाई देगी ना, तो उस पर थोड़ा कमजोर दिखाई देते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि जब जब आप चाहेंगे तेजस्वी यादव ने जो अलायंस जब किया था तो एक आइडियोलॉजिकल अलायंस किया था, है ना, उस पूरा ध्यान में रखकर किया गया था कि अगर हमें एक ध्यान में रखकर किया गया था कि हमें नरेंद्र मोदी के सामने खड़ा होना है तो हमारी सोच ये है, हमारा ये है, हमारा ये सारे पॉइंट्स उन्होंने बनाए हुए थे। लेकिन यहाँ तो तात्कालिक फायदा के लिए कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर अखिलेश यादव ने तवज्जो दी है, पहली बात। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें थोड़ी बढ़ जाएंगी। आप सबको पता होना चाहिए कि अभी राष्ट्रपति के चुनाव होने वाले हैं और राष्ट्रपति के लिए जब वोटिंग जब होती है तो यूपी के जो विधायक की जो एक वोट है उसकी कीमत राजस्थान के विधायक के वोट से कहीं ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि होता ना कि मैंने एक वोट डाला, आपने एक वोट डाला किसी एमएलए को तो वो एक और दो हो जाता है। ऐसा सिर्फ आम चुनाव में होता है, लेकिन जब राष्ट्रपति को चुना जाता है तो एक एमपी की एक कैलकुलेशन होती है जहां पर विधायक का वोट, नंबर ऑफ सीट्स और पता नहीं तमाम पॉपुलेशन को लेकर के पूरा एक गणित निकाला जाता है, कॉम्प्लेक्स पूरा होता है, तब निकाला जाता है तो उसकी कीमत बनती है और उस वोट की क्या कीमत है इसमें नहीं, नंबर में। और ऐसी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, यहाँ के एमएलए का निकाला जाएगा तो वहाँ के जो एमएलए होंगे उनका परसेंटेज के हिसाब से निकाला जाएगा, तो वहाँ के एरिया के हिसाब से निकाला जाएगा। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हाँ, यूपी के एक विधायक की वोट की कीमत बहुत ज़्यादा होती है जब प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। और आप सबको पता भैया, बिल जब पास होते हैं तो जब तक राष्ट्रपति की मोहर नहीं लगी तब तक वो कानून, तब तक वो एक्ट नहीं बनता है। तो हाँ, इसमें अपर एज कह सकते हैं। और हाँ, एक पुरानी कहावत भी है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, ये बिल्कुल सही बात है। अब आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन फिलहाल हम एक बात मैं आपको कहने जा रहा था कि पोलराइजेशन की कोशिश की गई थी, दोनों तरफ से हुई थी, ओवैसी साहब की तरफ से भी और योगी साहब की तरफ से, योगी आदित्यनाथ की तरफ से, लेकिन वो फिलहाल कह सकते हैं कि नेस्तनाबूद दिखाई दे रही है। यानी कि पोलराइजेशन का हिंदू मुस्लिम का जो ब्रह्मास्त्र था वो फिलहाल फेज 2 तक नेस्तनाबूद दिखाई दे रहा है। अगर परिणाम इसके जस्ट उलट आते हैं तो बीजेपी के लिए तो फिर बहुत बड़ी खुशखबरी है। फिर आने वाले वक्त में तो इनको सत्ता में आने से कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि फिर हमें यह देखना होगा कि बीजेपी की जीत पे सबसे बड़ी बात क्या रही, लॉ एंड ऑर्डर वाली बात रही या फिर ठोको वाली बात रही
या फिर वो कल्चरल नेशनलिज्म वाली बात रही, मूर्ति लंबी लंबी मूर्तियां खड़ी करते जा रहे हैं, भगवान शिव की मूर्ति, शंकराचार्य जी की मूर्ति खड़ी करते जा रहे हैं। तो मैंने बस कल मैंने वीडियो बना दिया है, तो 9 मिनट के बाद मैंने उसमें बताया है गांधी वर्सेस बोस वाली वीडियो में 9 मिनट का देखेंगे तो कितनी कितनी मूर्तियां बनाई जा रही हैं, रिकॉर्ड मूर्ति बनाई जा रही है सिर्फ एक वोट बेस को बनाने के लिए, कोर वोटर को बनाने के लिए। मतलब देखते हैं कि क्या विश्लेषण निकल के आता है। फिलहाल तो कह सकते हैं फेज 2 तक तो स्थिति भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल चुकी है। मुझे तो सिर्फ ये लगता है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के जो कैंडिडेट के बीच में जीत हार का अंतर हजारों में ना होकर के कुछ सैकड़ों तक ही सीमित रहने वाला है। फिलहाल देखते हैं, बड़ा दिलचस्प उत्तर प्रदेश का चुनाव है, अभी तो बहुत सारे चरण, बहुत सारे फेजेस बचे हुए हैं। देखते हैं ध्रुवीकरण कब तक नहीं होता है। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।